कहते हैं कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी अपनी कोचिंग्स चला रहे हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए का उनका साल का टर्नओवर है, वो कंपनियों फैक्ट्रियों से भी ज़्यादा कमा रहे हैं कोचिंग दे करके। ऐसे ऐसे मास्टर, ऐसे ऐसे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के खुद की फॉलोवर बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। अभी मैं देख रही थी, समीक्षा होनी चाहिए। अभी मैं देख रही थी 2-3 दिन पहले कि विकास दिव्य कीर्ति कह रहे थे कि आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए। SC/ST के रिजर्वेशन पर वो क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि एक का दादा भी IAS था, उसका बेटा भी IAS था, उसकी तीसरी पीढ़ी IAS है, और तीनों पीढ़ियां जब IAS है तो उन्हें रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। अब मैं दिव्य कीर्ति जी से ये पूछना चाहती हूँ कि विकास दिव्य कीर्ति जी, इस देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जज हैं, जब से भारत आज़ाद हुआ है केवल 4 से 5 परिवारों के लोग ही इस भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कुर्सी पर बैठे। जो लोग अंग्रेजों के ज़माने से, जो लोग मुगलों के ज़माने से प्रशासनिक सेवाओं में थे, उनकी औलादें आज भी प्रशासनिक सेवाओं में हैं। तो ये बताइए, मुगलों के ज़मानों के पुराने लोग हो गए, 3 पीढ़ी के लोग आपके पेट में दर्द कर रहे हैं। जो मुगलों के टाइम से जो उनके सेनापति रहते थे, जो उनके मंत्री संतरी रहते थे, आज वो लोग, उनकी औलादें यहाँ ज़मीनों पर कब्जा की हुई हैं, संसाधनों पर कब्जा की हैं। जितने भी मास्टर हैं, जितने भी ये कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, जितने भी अलग अलग यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, ये जातिगत जनगणना का पक्ष कर देना, इसके पक्ष में बोल दें। हम तो कह रहे हैं, देखिए ब्राह्मण के साथ भी धोखा नहीं होना चाहिए। मैं एक इंसानवादी, मानवतावादी सोच को फॉलो करती हूँ, बाबा साहब को फॉलो करती हूँ, तो बुद्ध को फॉलो करती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ, ना ब्राह्मण के साथ धोखा होना चाहिए कि उसको कम दिया जाए, न क्षत्रिय के साथ मिलावट होनी चाहिए, न वैश्य के साथ, और ना ही अन्य जातियों के साथ। सबको सबके हिस्से की बराबर हिस्सेदारी मिल जाए, और ये इससे अच्छा देश के अंदर शांति व्यवस्था का कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन देश की सरकारें ऐसा नहीं कर रही। ये जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे विकास दिव्य कीर्ति का आपने जिक्र किया, ये लोग जाति पर क्यों नहीं कहते हैं कि जाति खत्म होनी चाहिए, जाति की समीक्षा होनी चाहिए, इस बात पर क्यों नहीं जोर देते? उसका सिर्फ आरक्षण पे देते। तमाम ऐसे हैं। कारण है कि उनकी जो मूल जड़ है, जो उनकी परवरिश है, जो उनकी कंडीशनिंग हुई है घर से, वो ऐसी हुई है कि बेटा जाति को जिंदा रखना आखिरी सांस तक। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर है, उसके अंदर आप ये बात निकाल ही नहीं सकते, और अगर किसी के अंदर निकल गई तो वास्तव में वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो मानव बन चुका है। क्योंकि इनकी कंडीशनिंग होती है कि जाति में जो हम ऊपर हैं, आप मान लीजिए जाति में एक तो ऊपर रहने की जो हनक है ना, इनके दिमाग में, इनके खून में चढ़ चुकी है। इन्हें लगता है कि हम ऊपर हैं तो हम ऊपर ही रहे सदियों तक। इस ऊपर रहने वाली जाति से दिक्कत नहीं है, आरक्षण से दिक्कत है। इन्हें देखिए, जातिवाद में जब कोई पिटेगा छिटेगा तो ये हंसेंगे, अरे तेरी औकात यही थी, सही हुआ इसको मारा, इनके ये है ही इस लायक। लेकिन जब उनको रिजर्वेशन दे करके, उनको शिक्षित करके, उनको पढ़ा करके किसी अच्छी नौकरी पर बिठाया जाएगा, तब नहीं कहेंगे कि हाँ ये इस लायक था कि भी इसने ये कुर्सी पाई, इसने मेहनत से पाई। लेकिन जब कोई सवर्ण क्लास, जब कोई अनुसूचित जाति को मारता, OBC भी मारता, तब भी ये कहते हैं अरे ये तो इसी लायक है, पिटने लायक है। तो तब उनको कह दिया जाता है कि ये लायक हैं। लेकिन जहाँ उनकी मेहनत करके वो किसी पद पर या ओहदे पर बैठते हैं, किसी सम्मानजनक पोस्ट को प्राप्त करते हैं, तब कभी नहीं कहा जाता कि वास्तव में ये आदमी इसके लायक था। यही है सबसे बड़ा जातिवाद, कि जो व्यक्ति मेहनत करके भी आ सकता है उसको कभी सम्मान नहीं दिया जाता। यहाँ कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर इतने लायक थे, इतने काबिल थे, उसके बावजूद भी जाति खत्म होनी चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। पहले जाति खत्म होनी चाहिए और फिर आरक्षण हो जाए, दोनों चीजें, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर जाति खत्म हो जाए तो आरक्षण, पहले जातिवाद खत्म होना चाहिए, फिर आरक्षण खत्म होना चाहिए। और रही बात जातिवाद खत्म करने की, तो उससे पहले देश के अंदर सबको, अगर एक बाप की 4 औलादें हैं और 4 बीघा जमीन है, तो कैसे बंटवारा होगा, आप मुझे बताइए। एक बाप की 4 औलाद है और 4 बीघा जमीन है, तो कैसे बंटवारा होगा? एक बीघा मिलेगी ना। लेकिन इस देश का जातिवादी सिस्टम कहता है कि 4 बीघा जमीन तो दे दो एक ऊंचे वाले को, और नीचे वालों को कहो कि तुम घर के बाहर रहो और यहाँ से जो ठंडी ठंडी हवा है बस उसे खाओ, बाहर की बदबू सूंघो, तुम्हें कभी कभार हम इसमें एंट्री दे दिया करेंगे। तो क्या ये ईमानदारी का न्याय, वो बंटवारा हुआ या बेईमानी का हुआ? देख रेख के लिए छोड़ दिया। बस तुम नौकरानी करो, इसकी फूलों को सजाओ, इस जो 4 बीघा जमीन है इसकी बाउंड्री की देखभाल करो, कोई इस पर हमला ना करे इसकी देखभाल करो, कोई इसमें दूसरा आदमी खेत जोत के थोड़ा बंटवारा करने की कोशिश ना करे, देश के बाहर का आदमी आकर आक्रमण ना करे, इसकी ध्यान रखो। तुम इसमें खाना बन रहा है तो इसकी जो रसोई का काम करो, तुम इसके कपड़े जो गंदे हो रहे हैं 3 अकेले आदमी के, वो 3 जने मिलकर के इसके कपड़े धो, इसके बच्चे टट्टी पोट्टी कर रहे हैं तो इसके बच्चों की पोटी साफ करो। ये बंटवारा क्या न्याय का हुआ या बेईमानी का हुआ? यही बंटवारा आज भारत के अंदर हुआ है। अगर जातिवाद खत्म करना है तो
जातिगत जनगणना कराकर सबको सबकी हिस्सेदारी उनको दे करके दे दीजिए। फिर देखते हैं कि किसमें कितना दम है, किसमें कितनी क्षमता, वो अपना आगे को बढ़ेगा तो पता चलेगा कि कौन किस लायक है, कौन किस लायक नहीं है। बेईमानी भी नहीं होगी, सबके मन में ये भी नहीं रहेगा कि भाई ये मेरा आरक्षण, मेरा हिस्सा ये खा रहा, मेरा हिस्सा ये खा रहा। सबके मन में जो ये जहर घोल दिया है कि मेरा हिस्सा चमार खा रहा है, एससी में कह दिया मेरा हिस्सा चमार खा रहा है, ओबीसी में कह दिया कि ओबीसी का सारा हिस्सा यादव खा रहा है, और जातियों में कह दिया कि ये खा रहा है। तो ये जो दिमाग में हमारे नफरत है भारतीयों के बीच में, ये नफरत भी खत्म होगी, भाईचारा भी स्थापित होगा। इस देश के अंदर हजारों जातियां हैं और उन हजारों जातियों में एक जाति ऐसी है जो हजारों वर्ष के सिस्टम को, जो वर्णाश्रम सिस्टम है, जो गैर बराबरी सिस्टम है, और प्लस जो लोग संविधान विरोधी हैं, उनके खिलाफ खड़ा होकर के आवाज़ बुलंद करता है। वो संविधान की सुरक्षा के लिए भी निष्ठावान है, ईमानदारी से लड़ाई लड़ता है, वो गरीबों के लिए भी लड़ाई लड़ता है, वो बहन बेटियों के लिए भी लड़ाई लड़ता है। किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो उसके साथ ईमानदारी से खड़ा होता है। यही कारण है कि इनको चुभता है वो, क्योंकि वो उसकी जो रीढ़ के पूर्वजों की, उसकी रीढ़ में जो हड्डी खत्म कर दी थी ना, झुक झुक के चलता था, पाएँ लागू कहता था। अब वो पाएँ लागू नहीं कहता है, वो अब कह देता है अगर पाँव उठाएगा मारने के लिए तो पाँव मरोड़ दूंगा। तो ये उससे दिक्कत है कि भैया ये पैर छूने वाले इसके पुरखे और आज इसकी औलाद जो है हमारे, उसका गवर्नेंस 15% जो जनरल क्लासेज हैं, जिन्हें कभी कभी अगड़ी जातियां भी कहा जाता है, उनके हाथ में चला आ रहा है। परंतु 2024 के इलेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि सामाजिक न्याय का बिगुल जो बजाया गया है, उसी की परिणति है कि पूर्व शासक दल को बगले झांकने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वो समय भी आएगा कि जब भारत का शासन पूर्णतया सामाजिक न्याय पर निर्भर करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये 3 स्तंभ ऐसे हैं जो किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि हम सही प्रकार से शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और न्यायप्रिय होंगे तो स्वाभाविक रूप से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा संविधान समतामूलक संविधान है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सभी को मेहनत करनी है। सामाजिक न्याय के जितने भी संगठन हैं, पहले अपना अलग अलग सम्मेलन करते थे, अब उनमें भी एक चलन शुरू हो गया है कि 4, 6, 8, 10 सामाजिक संगठन एक साथ होकर एक प्रोग्राम को चलाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस भी इसी बात की हिमायत करता है कि सभी सामाजिक संगठन एक साथ होकर कार्य करें, और चूँकि सबका उद्देश्य एक ही है, इसलिए सब लोग एकत्रित होकर कार्य करें। ऐसा नहीं है कि एक आदमी, एक संगठन ने अपना कार्यक्रम किया है तो दूसरा संगठन उसमें ये कहे कि भाई ये तो हमारा प्रोग्राम नहीं है तो उनका प्रोग्राम में हम न जाएं। इसलिए एकत्रित होना बहुत आवश्यक है। और बहुत ज़्यादा न बोलते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ सामाजिक न्याय के संगठनों की एकता की आवश्यकता है, वहाँ पर सभी सामाजिक न्याय के कार्यकर्ताओं को अपने दूर दराज के देहातों में जाकर इस बात का प्रचार करना है कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या हैं और हम किस प्रकार से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारा अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, वो वोटर जिसको केवल इलेक्शन के वक्त तवज्जो दी जाती है और उसके बाद उसे भुला दिया जाता है, क्योंकि शासन सत्ता उन सामंतवादी लोगों के हाथ में आ जाती है जो सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हैं। इसलिए सामाजिक न्याय को जो मंडल आयोग की रिपोर्ट से कुछ सीमा तक स्थापित हुआ है, उसे पूर्णतः स्थापित करने के लिए हम सभी सामाजिक न्याय के संगठन और उनके कार्यकर्ता, सभी सामाजिक न्याय प्रेमी, हम लोग देहातों तक जाएं और देहातों में चौपाले करें और ये बताएं कि आपके वोट की कीमत कितनी है और वो आपको क्या दिला सकती है। जब तक
उनको अपनी वोट की वैल्यू का पता नहीं लगेगा, तब तक यह स्थिति सुधरने वाली नहीं है। अब जो समय आ रहा है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ